हाँ जी, मैंने रिकॉर्डिंग भी ऑन कर दी है। आपका वही चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। सबको स्क्रीन विजिबल है? ओके, ठीक है। हमने यहाँ तक अपना कर लिया था फैशन टर्मिनोलॉजीज़ की और फैशन की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा करा था हमने। अब हम फैशन इवोल्यूशन पढ़ेंगे, यानी कि जो कैसे फैशन का विकास हुआ। ठीक है, कैसे उद्योग बढ़ा। हाँ जी। हम्म। किसका? मर्चेंडाइजिंग मतलब व्यापार, मतलब आप उसका ट्रेड करते हो फैशन को। जो भी, जैसे आप टी शर्ट लेते हो, मर्चेंडाइज वगैरह का पर्सनली मर्चेंडाइज टी शर्ट मिलती है आपको, वाला पर्सनली डिज़ाइन टी शर्ट्स में कपड़े मिलते हैं। तो वो आप कैसे फैशन को आगे बढ़ाते हो, एक्सपोर्ट करते हो, इंपोर्ट करते हो, उसके बारे में है। ठीक है। ठीक है, सबको दिख रही है ना? स्क्रीन दिखनी चाहिए बस, मेन है। अब हम इसमें फैशन साइकिल यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फैशन इवोल्यूशन, द वे इन विच फैशन चेंजेस इज यूजुअली डिस्क्राइब्ड एज अ फैशन साइकिल और अ पीरियड ऑफ टाइम और लाइफ स्पैन ड्यूरिंग विच द फैशन एग्जिस्ट। मतलब हमने जैसे कहा था कि फैशन जो होता है बदलता रहता है, कांस्टेंट नहीं रहता, और हमेशा पास से कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन लेके ही चलते हैं हम। ठीक है, तो बिल्कुल ही डिफरेंट नहीं होता, कुछ ना कुछ उसमें से हम इंस्पिरेशन लेकर फैशन आगे इवॉल्व होता रहता है, बढ़ता जाता है और चेंज होता रहता है। तो कुछ टाइम के लिए एक चीज़ ट्रेंडिंग होती है, आपने कई बार नोटिस किया होगा। कुछ कुछ चीज़ें एकदम से आती हैं ट्रेंड में और फिर एकदम से एक्सटेंट हो जाती हैं कुछ टाइम के लिए। ठीक है, फिर वापस भी रिपीट होती है। बट वो जो टाइम पीरियड है उसको फैशन साइकिल कहा जाता है, जब तक वो फैशन एग्जिस्ट करता है मार्केट में। मूविंग थ्रू 5 स्टेजेस फ्रॉम द इंट्रोडक्शन थ्रू ऑब्सोलेंस। तो एक मतलब जब आता है और उसके बाद बिल्कुल ही गायब हो जाता है, उस पीरियड में 5 स्टेजेस आती हैं। पहला होता है इंट्रोडक्शन ऑफ अ स्टाइल, मतलब कि जब वो बिल्कुल ही नई चीज़ आती है, स्टाइल एकदम से इंट्रोड्यूस होता है हमारे सामने। डिज़ाइनर्स इंटरप्रेट देयर रिसर्च एंड क्रिएटिव आइडियाज़ इनटू अपैरल एंड देन ऑफर द न्यू स्टाइल्स टू द पब्लिक। तो यानी कि पहले डिज़ाइनर थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म करते हैं, कुछ रिसर्च करते हैं, कहीं से आइडियाज़ लेके आते हैं और अपने आइडियाज़ को, क्रिएटिविटी को आगे अपैरल में, कपड़ों में शो करते हैं। और फिर ये जो आइडिया है, नया स्टाइल है जो लोगों के आगे सामने आता है। जैसे आपने देखा होगा कि फैशन शोज़ वगैरह होते हैं, रैंप वॉज वगैरह वो करते हैं मॉडल्स, तो वो जो है उस टाइम पे आपको, आपने देखा, लोगों को बुलाते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को, और वो आके वो करते हैं, तो इनाग्रल बेसिकली करते हैं, शो करते हैं कि ये चल रहा है। हर वेडिंग सीजन में पहले, इससे पहले इंट्रोडक्शन होता है कि क्या आएगा, कैसे लहंगे पहनने हैं, कैसे शेरवानी चलेगी, क्या चल रहा है। तो वो उससे वो डिसाइड करता है कि इस सीज़न क्या चीज़ चलेगी, क्या नहीं चलेगी। ठीक है, तो इसे बेसिकली बोला जाता है इंट्रोडक्शन ऑफ अ स्टाइल। एक क्या कर रहे हैं डिज़ाइनर जो है, वो अपना एक स्टाइल को मार्केट में, लोगों के आगे, पब्लिक में इंट्रोड्यूस कर रहा है। फिर उसकी फ़ोटो शूट्स वगैरह जो होती हैं उस शो की आती हैं, फिर उसकी पिक्चर्स लोगों के आगे आने लग जाते हैं, लोग फिर मैगजीन्स में देखते हैं और फिर वो चीज़ पॉपुलर हो जाती है। ठीक है, तो वो चीज़ बेसिकली इंट्रोडक्शन ऑफ एन आइडिया, मतलब कि एक लोगों के सामने कोई नई चीज़ आनी। तो शैली की प्रस्तुति, डिज़ाइनर अपने शोध और रचनात्मक विचारों को परिधान में ढालते हैं और फिर जनसाधारण को नई शैली उपलब्ध कराते हैं। तो पहले इन लोगों को दिए जाते हैं, इनके सैंपल दिए जाते हैं, उन लोग वॉक वगैरह करके उनको शो अपना करते हैं और फिर वो चीज़ पिक्चर जब लोगों के सामने आ जाती है तो वो चीज़ धीरे धीरे पॉपुलर होती है, क्योंकि लोग भी देखते हैं कि उनके जो फेवरेट सेलिब्रिटीज़ है वो पहन रहे हैं, तो फिर लोगों को भी इंटरेस्ट डेवलप होता है वो चीज़ पहनने के लिए। Designs are created by changing elements such as line, color, shape, fabric and details and their relationship to one another। तो हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा ही था कि हम डिज़ाइन किस तरीके से क्रिएट करते हैं। हमने लास्ट चैप्टर डिज़ाइन के बारे में पढ़ा था ना, कि कैसे डिज़ाइन में वेरिएशन लेके आते हैं, कैसे
कोई अट्रैक्टिव डिज़ाइन क्रिएट किया जाता है तो वो इस तरीके से सारे एलिमेंट्स जैसे लाइन, रेखाएं, कलर, शेप, फैब्रिक, इन सब चीज़ों को चेंज करके इनमें तो मैनिपुलेशन करके एक डिज़ाइन क्रिएट किया जाता है और आपस में इनकी बीच में सही रिलेशनशिप होनी ज़रूरी है, अदरवाइज जो है वो डिज़ाइन अट्रैक्टिव नहीं होता। ठीक है। सेकेंड चीज़ इज इंक्रीज इन पॉपुलैरिटी। पहला चीज़ है इंट्रोडक्शन, नहीं जैसे जैसे लोगों के सामने पेश करना वो चीज़। दूसरी है इंक्रीज इन पॉपुलैरिटी, पॉपुलैरिटी बढ़ाना, मतलब वो चीज़ फेमस होने लगे। एज द न्यू फैशन इज परचेज worn and seen by many people, it may begin to rise in popularity। जैसे लोग देखते हैं, जैसे हमें कोई चीज़ अब आपने कोई नई बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, आप सब नहीं पहनते, आपने कोई देखा कोई एक जना पहनता हुआ दिखता है, तो स्टार्टिंग में हमें वो चीज़ इतनी अट्रैक्टिव ना हो सकती है, ना लगे। ठीक है। बट हम जब देखते हैं कि मेजॉरिटी लोग पहन रहे हैं तो धीरे धीरे फिर हमें वो चीज़ नॉर्मल लगने लग जाती है। तो कल हो सकता है जैसे कि जैसे पहले जो स्किनी जीन्स हैं, जैसे एग्जांपल के लिए लूँ तो वो अजीब लगती है लोगों को, बट जैसे जैसे लोगों ने देखा कि और लोग पहनने लगे, फिर वो चीज़ लोगों को कॉमन लगने लगी और ज़्यादा लोगों ने वो पहननी शुरू कर दिया, तो अडेप्ट हो गए लोग उस चीज़ को लेके। तो इस तरीके से पॉपुलैरिटी बढ़ने लग जाती है जब जितने ज़्यादा लोग क्या होते हैं उसको पहनने लग जाते हैं। ठीक है। तो ये भी दोनों आपस में रिलेटेड है। आप जितने ज़्यादा लोगों को आप पहनते हो देखोगे उतनी ज़्यादा वो चीज़ पॉपुलर होगी और ज़्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है। पीक ऑफ पॉपुलैरिटी, पीक ऑफ पॉपुलैरिटी मतलब एक स्टेज आती है कि जब आप देखोगे कि मेजॉरिटी लोग वही पहनते हुए आपको दिखेंगे, तो वो पीक ऑफ पॉपुलैरिटी होती है कि मतलब इससे ज़्यादा, क्योंकि उस पीक के बाद जो है और ज़्यादा लोग पहनने नहीं, फिर उसकी डिक्लाइन होने लग जाती है उसकी पॉपुलैरिटी, और वो लोगों को पहनने में लोग बोर होने लग जाएंगे। तो पीक ऑफ पॉपुलैरिटी वो स्टेज होती है कि जिसके बाद लोग उसे पहनने से बोर हो जाते हैं और वो पहनना छोड़ देते हैं। तो एक स्टेज आती है पीक, जब मेजॉरिटी लोग आपको सब पहनते हुए दिखेंगे। अब यही चीज़ है कि हमारी साइकोलॉजी ऐसी है कि एक तो हम जब हमें अकेले पहनना होता है तब भी हमें अजीब लगता है, और जब हम देखते हैं कि जब हमारे ग्रुप में सब ने वही चीज़ पहनी है तो फिर हम उससे बोर हो जाते हैं, फिर हमें लगता है इसमें क्या है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, नॉर्मल है। फिर हम उससे बोर होने के बाद हम वो चीज़ को रिफ्यूज़ कर देते हैं पहनना, इसीलिए हम क्या करते हैं उसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो वो चीज़ जो होती है वो पीक ऑफ पॉपुलैरिटी, सैचुरेशन पॉइंट हम कह सकते हैं, होता है। ठीक है। और when a fashion is at height of its popularity, it may be in such demand that many manufacturers copy or produce adaptation of it in different price level। और क्यों होता है, क्योंकि अब इस स्टेज पे क्या होता है, आपको आप देखोगे कि लोग क्या करने लगे थे, उसकी फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी, थर्ड कॉपीज बनाने शुरू कर देते हैं। और अब आपको देखोगा कि ये सब लोग वही पहन क्यों रहे हैं, क्योंकि हर कोई छोटे से छोटे दुकानदार और बड़े से बड़ा डिज़ाइनर भी वही चीज़ बना रहा है। अब जैसे चांदनी चौक है, चांदनी चौक में आपको हर चीज़ की कॉपीज़ मिल जाएंगी। क्यों? क्योंकि जितने भी फेमस डिज़ाइनर है, सब्यासाची हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो उन सब की कॉपीज़ वो बनाते रहते हैं। और जब जैसे वो चीज़ मार्केट में सब आ गई वहाँ पे, तो यानी कि अब उसकी पॉपुलैरिटी एट पीक है, और इसके बाद वो क्या होगा, लोगों से बोर हो जाएंगे, क्योंकि हर कोई उस चीज़ को पहनना हर किसी के लिए वो एक्सेसिबल हो जाएगा, क्योंकि प्राइस जो है उनका, जो लोकल ट्रेडर्स होते हैं उनका कम होता है, और जो डिज़ाइनर्स होते हैं उनका प्राइस ज़्यादा होता है। ठीक है। डिक्लाइन इन पॉपुलैरिटी, इवेंचुअली सो मैनी कॉपीज आर मास प्रोड्यूस दैट फैशन कॉन्शियस पीपल टायर ऑफ द स्टाइल एंड बिगिन टू लुक फॉर समथिंग न्यू। और जो फैशन कॉन्शियस पीपल हैं जिन्होंने ट्रेंड किया था वो बोर हो जाते हैं उस चीज़ से, और वो फिर कुछ और नई चीज़ के लिए डिमांड बढ़ जाती है। दिस डिक्लाइनिंग स्टाइल्स आर पुट ऑन सेल रैक्स इन द रिटेल स्टोर, और फिर वो जो है वो सेल लग जाती है। जैसे एंड ऑफ सीजन सेल लगती है ना, आपने देखा है आजकल तो हर बार ये एक फ्लिपकार्ट, अमेजोन, इन सब पे एंड ऑफ सीजन सेल हो ही जाती है, बिकॉज ये वाली जो सेल होती है ये उन आइटम्स की होती है जो कि अपने डिक्लाइन स्टेज में होते हैं, जो कि जिससे पहन के लोग बोर हो जाते हैं। ठीक है। तो ये चार अभी हमने वो स्टेजेस पढ़ी है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज है हमारी, एक सेकेंड, बच्चे अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं। हाँ, डिक्लाइन ऑफ पॉपुलैरिटी। फिर आ जाता है रिजेक्शन ऑफ अ स्टाइल और ऑब्सोलेंस।
In the last phase of the design fashion cycle, some consumers have already turned to new look, thus begin a new style. और रिजेक्शन मतलब जब बिल्कुल ही सब लोग पहनने से रिफ्यूज़ कर देते हैं, बिल्कुल पहनना बंद हो जाते हैं, वो स्टाइल एकदम से गायब हो जाता है, तो वो चीज़ जो होती है, वो स्टेज जो होती है, वो रिजेक्शन या ऑब्सोलेंस की स्टेज होती है। ठीक है, तो ये 5 स्टेजेस होती है। पहला इंट्रोडक्शन, यानी जो चीज़ नहीं आई, फिर धीरे धीरे पॉपुलर हुई, फिर एकदम से पीक आई उसकी पॉपुलैरिटी की, फिर उसकी धीरे धीरे पॉपुलैरिटी कम होने लग गई, और फिर जब सब लोगों ने उसको रिजेक्ट करना शुरू कर दी। तो ये 5 स्टेजेस होते हैं कोई भी फैशन की साइकिल के। तो जब भी फैशन साइकिल होती है, वो आपका ये बेल कर्व होता है। बेल कर्व कैसा होता है, एक सेकेंड में आपको दिखाती हूँ। आप स्क्रीन नज़र आ रही है सबको, बोर्ड नज़र आ रहा है? ओके, ये बेल कर्व होता है। ठीक है, ये वाली स्टेज है, यहाँ पे इंट्रोडक्शन हुआ। बेटा आप ना पिन करो अपना, वो आपको सेकंड स्क्रीन पे नज़र आ जाएगा। ये इंट्रोडक्शन स्टेज हुआ, यहाँ पे धीरे धीरे क्या हुआ, पॉपुलैरिटी बढ़ी ये वाली स्टेज पे। फिर ये जो स्टेज है, ये है पीक स्टेज, जहाँ पे पॉपुलैरिटी अपनी पीक पे है। ठीक है, फिर धीरे धीरे पॉपुलैरिटी क्या हुई, घटने लग गई, डिक्लाइन होने लग गई, और ये जो है ये बिल्कुल ही जब रिजेक्शन स्टेज आ गई। दोबारा शेयर करूं? मैंने तो शेयर नहीं किया हुआ। अभी भी नहीं, मैंने जैम बोर्ड किया था। ये जैम बोर्ड आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है जैम बोर्ड, वाइट कलर का बेल बना हुआ। बेल ऐसी होती है ना, बेल की शेप होती है, ये दिख रहा है आपको स्क्रीन का? कुछ कुछ बच्चों को, किसी को भी नहीं दिख रहा? ओके रुको, मैं अच्छा वो ठीक है, मैं दूसरे में शो कर देती हूँ आपको, नो प्रॉब्लम। वन सेकेंड, इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए मैंने सोचा आपको दिखा दूँ इसी में ही। ये दिख रहा है आप सबको? एक मिनट में दोबारा बनाते हैं। अब भी नहीं दिख रहा? ब्लैक बोर्ड आया है, ब्लैक बोर्ड तो दिख रहा होगा। इसमें चेंज नहीं हो रहा। ये था, एक सेकेंड। ये ब्लैक बोर्ड दिख रहा है ना, बेल कर्व होता है आपका, ऐसा होता है बेल, ऐसा। ठीक है, ये ऐसी बेल होती है ना,
ये वाली जो स्टेज होती है वो होती है इंट्रोडक्शन की स्टेज, जब जो है फैशन नया स्टाइल एकदम से लोगों को दिखाया जाता है, तो बिल्कुल ज़ीरो पॉइंट पे है। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, उसकी पॉपुलैरिटी जो है वो बढ़ी। तो इस तरीके से पॉपुलैरिटी बढ़ने लग गई। ठीक है, कि क्या होने लग गया, पहले बिल्कुल ज़ीरो पे था, बॉटम पे था। ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, फिर यहाँ पे आप देखोगे कि ये वाली ऐसी थी कि जब ज़ीरो टाइम था, आप देखो यहाँ पे, और पॉपुलर एकदम से जो चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई। फिर एकदम से इस टाइम पे क्या किया, लोगों ने रिसर्च करी और उन्होंने अपना डिज़ाइन बढ़ाया। फिर जैसे जैसे और टाइम बढ़ा, क्या हुआ, धीरे धीरे पॉपुलैरिटी जो है, ये पॉपुलैरिटी है और ये जो है ये टाइम है। ठीक है, तो ये ज़ीरो टाइम है, अगर तो ज़ीरो से इतने भी बीच में रिसर्च हुई टाइम में, और तो पॉपुलैरिटी तो ज़ीरो की ज़ीरो रही। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, डिज़ाइनर ने अपना स्टाइल इंट्रोड्यूस कराया। तो जैसे ही उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया अपना स्टाइल, तो धीरे धीरे क्या हुआ, पॉपुलैरिटी जो है वो बढ़ने लग गई। ठीक है, फिर एक स्टेज आई जब पॉपुलैरिटी जो थी बिल्कुल अपनी पीक पे आ गई, ये जो पॉइंट है। ठीक है, अब ये वाली टाइम पे पॉपुलैरिटी सबसे हाईएस्ट पीक पे है, इससे ज़्यादा वो पॉपुलैरिटी बढ़ नहीं सकती। पर उसके बाद क्या हुआ, लोग क्या हो गए, बोर होने लग गए, लोग थक गए। जो फैशन कॉन्शियस लोग हैं वो ज़्यादा वो इस चीज़ से बोर हो गए कि सब लोग पहनने लग गए एक वही कपड़े। तो वो लोगों ने क्या किया, रिजेक्ट करना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे क्या हुआ, वो चीज़ ट्रेंड से निकलती गई। फिर जो है ये एक स्टेज आई जब क्या है, वो चीज़ बिल्कुल ही पॉपुलैरिटी ख़त्म हो गई, लोगों ने सब ने रिजेक्ट कर दिया, और वो जो डिज़ाइन था वो बिल्कुल ही पॉपुलैरिटी वापस जैसे थी शुरू में बिल्कुल ज़ीरो हो गई, और वो कपड़ा जो है, वो जो स्टाइल है, वो जो डिज़ाइन है, वो ट्रेंड से ख़त्म हो गया। ठीक है, तो ये आपका होता है जो आपकी साइकिल होती है पॉपुलैरिटी की या फैशन की साइकिल जो होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो स्टेजेस क्या होती है। ये स्टेज 1 होती है, ये 2 होती है, ये 3 होती है, ये 4 होती है, और ये 5 होती है। ये 5 स्टेजेस आपकी फैशन साइकिल की होती है। आप इसको ये भी तरीके से बोल सकते हो, ये बेल कर्व होता है। ठीक है, इसको बेल कर्व बोल, बेल मतलब घंटी जो होती है इसी तरीके से होती है ना, तो उस तरीके से शुरू में ऐसे यहाँ से लेके ऐसे बढ़ता है। कई सारी चीज़ें जो होती हैं आपको बेल कर्व से समझ आ सकती हैं, तो आप अगर याद रखोगे तो आपको सारी स्टेजेस जो होती हैं ये इसमें याद रहेंगी। ठीक है, समझ आया सबको क्या बताया था फैशन साइकिल के बारे में? कुछ डिफ़िकल्टी तो नहीं, सिंपल सा था, बट वही है आप भूल जाते हो, तो इसलिए आपको स्टेजेस याद रखने के लिए ये मेथड जो होती है वो काफ़ी यूज़फुल होती है। ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक किसी को? ओ ओके, चलो गुड। अब वापस हम अपने चैप्टर पे आ जाते हैं। हाँ जी, तो हमने ये वाला देख लिया। अब हम इस पे आ जाते हैं कि स्टेजेस हमारी हो गई, फिर आ जाता है फैशन मर्चेंडाइजिंग के ऊपर। फैशन मर्चेंडाइजिंग रेफर्स टू द प्लानिंग required to have the right merchandise at the right time, at right place, at right price and with the right sales promotion। तो जैसे मर्चेंडाइज जो होती है उसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं कि आप सही चीज़ को सही समय पर, सही जगह पर, सही प्राइस में और सही सेल्स प्रमोशन के ऊपर का ध्यान में रखकर आप प्लान करोगे। फैशन में कोई भी आप व्यापार अगर आप करते हो, मान लीजिए मैं ऐसी चीज़ ऐसी पॉपुलेशन को बेच रही हूँ जिनको उसकी ज़रूरत ही नहीं है, तो मैं ऑब्वियसली घाटे में जाऊँगी। या कोई ऐसे सीज़न में बेच रही, जैसे मैं विंटर क्लोथ्स हैं वो मैं ऐसे उसमें बेच रही हूँ, क्लाइमेट में हॉट क्लाइमेट की कोई ऐसी जगह है, मैं ऐसे कि साउथ इंडिया में विंटर क्लोथ्स बेच रही हूँ, तो वो कोई मुझे उससे बेनिफिट नहीं हो पाएगा क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा ठंड पड़ती नहीं है। ठीक है, या मैं ऐसे किसी गांव में बहुत ही एक्सपेंसिव डिज़ाइनर कपड़े बेच रही हूँ, तो मुझे उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा क्योंकि वो लोगों को इसमें इंटरेस्ट नहीं होगा।
ठीक है। तो इस तरीके से हमें इन चीज़ों का, जब भी हमें कोई भी चीज़, कोई भी मर्चेंडाइजिंग, कोई भी आइडिया मर्चेंडाइज का करना होता है। गुड इवनिंग। ठीक है, हाँ जी, गुड डे बेटा। आप क्या बोल रहे हो बेटा? पहले क्लास के आप बीच में आए हो ना, अभी क्लास लेने दो, डिस्टर्ब मत करो। बीच में आपके चैप्टर चल रहा है, आपके एंड में लगेगी अब अटेंडेंस। ठीक है। ओके, कहाँ गए हम? तो इसीलिए इन चीज़ों का हमें देखना पड़ेगा कि हम क्या चीज़ कौन से टाइम पर, किस जगह पर, कितने प्राइस में। बेटा मैंने डाला था आपका, उसमें चैप्टर का नाम भी डाला था लिंक के साथ। 9th चैप्टर है, फैशन मर्चेंडाइजिंग वाला चैप्टर है आपका। बेटा लास्ट क्लास ली होगी ना आपने, सेकंड पार्ट है उसका। ठीक है। तो राइट, सही प्राइस पे सही सेल्स प्रमोशन, ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। ठीक है, तभी हम जो है, बेटा आप डिस्टर्ब मत करो आप प्लीज़ बीच में। आपके अलावा और भी 40 बच्चे हैं यहाँ पे, उनको क्लास लेने दो। आप वीडियो रिकॉर्डिंग देख लेना, आपने नहीं ली थी तो आप रिकॉर्डिंग देख लिया करो, आपको भेजी जाती है रिकॉर्डिंग हर वीक। ठीक है। तो ये चीज़ें जब भी आप फैशन मर्चेंडाइजिंग करते हैं तो इन चीज़ों का, अपने चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है। किसी को कोई डाउट्स, कोई समझ में ना आ रहा और बीच में डिस्टर्बेंस हो गई थी तो क्लियर है सबको ये पॉइंट कि फैशन मर्चेंडाइजिंग करते समय हमें क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, कि क्या चीज़ बेच रहे हैं हम, किस टाइम पे बेच रहे हैं। ओके। फैशन मर्चेंडाइज, जब हम फैशन का व्यापार करते हैं तो किन बातों का हम ध्यान रखते हैं? ये रहा आपका फैशन का व्यापार। फैशन व्यापार का अर्थ है बिक्री के प्रोत्साहन के लिए सही समय पर, सही स्थान पर, सही मूल्य पर आवश्यक योजना बनाना। ठीक है। बेसिकली इसका मैंने भी एग्जांपल दिया है आपको कि आप जो भी सामान जो भी आप, जैसे कि मैं सर्दियों में, गलत का एग्जांपल दे रही हूँ मैं, क्या गलत कैसे हो सकता है कि जैसे मैं सर्दियों का सामान है, स्वेटर है, शॉल्स हैं, मैं कहाँ बेच रही हूँ? मैं किसी कोस्टल एरिया में बेच रही हूँ, किसी के जैसे केरला में बेच रही हूँ, वहाँ पे ठंड भी नहीं पड़ती, पर मैं वहाँ बेच, तो मुझे क्या फ़ायदा होगा? वहाँ पे लोग इंटरेस्टेड ही नहीं होंगे ये सामान लेने के लिए। इसी तरीके से अगर मैं बहुत एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा वो एक्सपेंसिव डिज़ाइनर कपड़े जो है वो किसी छोटे से गांव के किसी ज़िले में बेच रही हूँ, तो वो लोग मेरी टारगेट पॉपुलेशन है ही नहीं, वो लोग खरीदना चाहेंगे, इंटरेस्टेड ही नहीं होंगे, तो वहाँ भी मुझे घाटा होगा। तो इसीलिए हमें क्या देखना पड़ता है, जब भी हम कोई व्यापार करते हैं, फैशन मर्चेंडाइज करते हैं, फैशन किसी भी प्रोडक्ट को बेचते हैं। एग्जाम्पल मैं फैशन प्रोडक्ट्स का देती हूँ, जैसे कि कोई कैप्स हैं, कोई स्कार्फ है, कोई लहंगा है, कोई गाउन है, कोई डेनिम है, या फिर कोई और कोई डिफरेंट टाइप की ड्रेस है, कोई सूट पीस है। तो मैं ये सब चीज़ें जो है, मैं क्या इन सब चीज़ों का, जैसे सिंपल टी शर्ट्स हैं, तो मैं हर कोई टी शर्ट नहीं पहनता है ना, तो मैं वो टी शर्ट को लेके कैसा, कौन सी पॉपुलेशन है आपकी, यंग जनरेशन है वो पहनती है टी शर्ट, अगर मैं बात करूँ तो मुझे उनको किसी तरीके से अट्रैक्ट करना है ना, तो मैं ऐसे प्लेटफॉर्म ढूंढूँ, जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, फेसबुक पर एडवर्टाइजमेंट डालूंगी, या किसी स्कूल में कांटेक्ट करूंगी, या आपके कोचिंग सेंटर्स में आप जहाँ पे आप लोग जाते होंगे, या किसी फिल्म थिएटर के पास के होर्डिंग्स लगाऊंगी, एडवर्टाइजमेंट लगाऊंगी, ताकि आप लोग अट्रैक्ट हो। अब मैं किसी ऐसी जगह पे डाल रही हूँ कि जहाँ कुछ मंदिर के पास या किसी रिलीजियस प्लेस के पास, तो वहाँ पे आप लोग नहीं जाओगे तो आपको उसके, मेरे ब्रांड के बारे में, मेरे प्रोडक्ट के बारे में आइडिया लगेगा ही नहीं। या जैसे टी शर्ट की मैं बात करूँ, मैं हज़ार पाँच 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 हज़ार, छः हज़ार की अगर मैं टी शर्ट बेचूँ स्कूल के बच्चों को, तो वो नहीं ले पाएंगे। ठीक है। तो प्राइस का कैसे हम करेंगे कि सही प्राइस तब लगेगा जब अगर मैं स्कूल के बच्चों को कर रही हूँ, तो मुझे उसका प्राइस ऑटोमेटिकली कम रेंज में रखना होगा, बिकॉज आप लोग जो है वो अर्न नहीं करते हो, तो आपको अफोर्डेबल नहीं हो पाएगा, है ना। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हम किसको बेच रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, किस जगह पे बेच रहे हैं, तो इन सब, और किस टाइम पे बेच रहे हैं। ठीक है। अब आया, क्लियर हुआ? अगर हमें मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना है तो। ठीक है।
Fashion merchandiser is a person who facilitates conversion of inspiration into designs, use technology to conceptualize and address the planning, production, promotion and distribution of product in fashion industry to meet the needs and demand of consumer. फैशन मर्चेंडाइजर वही है जो हमने अभी तक बात करी, शुरू से लेकर जो भी चीज़ों का एंड तक का जो भी फैशन से रिलेटेड काम है वो करता है, वो इंसान फैशन मर्चेंडाइजर कहलाता है। तो वो अपने डिज़ाइन को भी इंस्पिरेशन लेता है, उसको डिज़ाइन में कन्वर्ट करता है, उसमें कोई टेक्नोलॉजी यूज़ करता है। टेक्नोलॉजी किस तरीके से, जैसे कि मान लीजिए कपड़ा वो धागे से जो यूज़ करता है, अब वो हैंडमेड मटेरियल बना रहा है, मशीन यूज़ करके बना रहा है। आप देखते हैं प्रिंटेड टी शर्ट्स भी आती हैं, है ना। तो कैसे नई नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करके वो चीज़ बनाता है, फिर उसको कैसे प्लान करता है, कैसे मास प्रोडक्शन करता है, कैसे एडवर्टाइजमेंट करता है, प्रमोशन करता है और कैसे लोगों तक वो चीज़ पहुंचाता है। डिस्ट्रीब्यूशन का इसमें एग्जांपल है, जैसे कि आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बेच रहे हो, अमेज़ोन पे बेच रहे हो, फ्लिपकार्ट पे बेच रहे हो, कोई आपकी छोटी सी दुकान है वहाँ से बेच रहे हो, आप लोगों को फ़ोन कर के बेच रहे हो, है ना। आपने देखा होगा कि लोग छोटे से अपने घरों में ही निकाल लेते हैं और फिर अपने आस पड़ोस के लोगों को बताते हैं उसके बारे में, अपने प्रोडक्ट के, और फिर वो ऐसे भी बेचते हैं अपने प्रोडक्ट्स। तो सबका अपना अपना जितना जो बड़ी रेंज है उनकी, उतना वो तरीके से अपना प्रमोशन करते हैं या डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। ठीक है, एक बार हिंदी वालों के लिए भी रीड कर लेते हैं। व्यापारी वह व्यक्ति होता है जो प्रेरणा को डिज़ाइन में परिवर्तित करके सुसाध्य बनाता है, संकल्पना के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं और फैशन उद्योगों में उपभोक्ताओं की आवश्यकता और मांगों के लिए उत्पादों के नियोजन, उत्पादन संवर्धन और वितरण को ध्यान देते हैं। यानी कि जैसे लोगों की मान लीजिए कोई कंप्लेंट आ रही है कि मान इंक जो है, जो जिस चीज़ से प्रिंटिंग करी गई थी वो सब लीक हो रही है, वो बार बार डाई जो है कपड़ा है वो ख़राब हो रहा है, तो वो चीज़ों में फिर उन्हें बाद में मॉडिफिकेशन, नई टेक्नोलॉजी अलग अलग यूज़ करके, अलग मशीन प्रिंटिंग मेथड यूज़ करके वो चीज़ में मॉडिफाई करके लोगों के सारे जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको केटर भी करना उसी का ही काम है, मर्चेंडाइजर का काम। ठीक है। To understand fashion merchandising well, it is important to examine the role that fashion merchandising play in manufacturing, buying, promotion and selling fashion items. Let us examine the role of fashion merchandiser in each of these aspects. तो अगर हम फैशन व्यापार या फैशन मर्चेंडाइज को समझना है तो इसीलिए हमें इसका रोल किसी भी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग में, उसके ख़रीदने में, उसके प्रमोशन में या किसी भी फैशन आइटम को बेचने में। देखो, हम फैशन प्रोडक्ट को हम सिर्फ कपड़ों तक ही रख लेते हैं, बट उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया, और एक्सेसरीज़ होती हैं, जैसे आपकी कैप्स हो गई, ज्वेलरी हो गई। आजकल तो ज्वेलरी भी फ्लावर वाली, कपड़ों वाली भी आने लग गई है, तो वो सब भी इसी का ही पार्ट आता है। लेट अस एग्जामिन द रोल ऑफ फैशन मर्चेंडाइजर इन ईच ऑफ दीज एस्पेक्ट। तो पहले मैन्युफैक्चरिंग में क्या है? मैन्युफैक्चरिंग मतलब निर्माण, मतलब कि जो चीज़ प्रोड्यूस हो रही है, विनिर्माण या निर्माण आप बोल सकते हो, तो जब बनाने का काम को हम मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। इन मैन्युफैक्चरिंग अ फैशन मर्चेंडाइजर मेक सिग्निफिकेंट इनपुट ऑन द टाइप ऑफ फैब्रिक यूज टू मेक अ पीस ऑफ क्लोथिंग। जो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे वो जो एक मर्चेंडाइज़र है वो कपड़ा किस तरीके का बनाना है, उसको जो कपड़ा, जो क्लोथिंग मतलब जो कपड़े तैयार कपड़ा जो होता है, जैसे आपके सूट हो गए, सलवार कमीज, टी शर्ट, ये सब क्लोथिंग है, पहनने वाले, ओढ़ने वाले कपड़े हैं। ठीक है, जो आप पहनते हो, फाइनल जो प्रोडक्ट होता है। फैब्रिक का मतलब होता है जो कपड़े का पीस होता है, जैसे सूट का पीस हुआ आपका, जिससे आप कपड़े तैयार करते हो। ठीक है, तो किस तरीके का फैब्रिक बनाना है वो भी मर्चेंडाइजर ही डिसाइड करता है। हैविंग अ स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल एंड सोशो कल्चरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फैब्रिक हेल्प्स चेंज अ डिज़ाइनर विजन इनटू रियलिटी। तो इसके लिए उसको बहुत अच्छी हिस्ट्री के बारे में, अपने कल्चर, अपने सभ्यता के बारे में जानकारी होना कपड़ों से रिलेटेड बहुत ही ज़रूरी है। By applying the knowledge about fabric and clothing construction, a fashion merchandiser takes a designer's piece and finds the best way to manufacture the item. और वो फिर उस चीज़ को, डिज़ाइनर का काम क्या होता है? डिज़ाइनर तो एक पिक्चर उसके आगे क्रिएट कर दिया, उस चीज़ को लाइफ देना, उस चीज़ को रियलिटी में कन्वर्ट करना किसका काम है? मैन्युफैक्चरर का या मर्चेंडाइज़र का काम है।
तो एट द सेम टाइम टेकिंग थिंग्स लाइक प्राइस एंड टारगेट मार्केट इनटू कंसिडरेशन, और इसके साथ साथ उसको प्राइस का भी कंस्ट्रेंट्स देखने होते हैं कि ऐसा ना हो कि वो उसके बजट के बाहर वो चीज़ चली जाए। ठीक है, तो विनिर्माण में फैशन व्यापारी किसी एक परिधान को बनाने में विभिन्न प्रकार के कपड़ों का उपयोग करते हैं, करते समय बहुत अधिक सावधानी बरतता है। वस्त्र की ऐतिहासिक और सामाजिक सांस्कृतिक सूझबूझ होने पर डिज़ाइनर की कल्पना शक्ति को वास्तविकता में बदलने हेतु मदद मिलती है। तो अगर वो इसको बहुत ज़्यादा नॉलेज है हिस्ट्री के बारे में भी, वहाँ की कल्चर के बारे में भी, वहाँ की संस्कृति के समाज के बारे में भी, तो वो उस चीज़ को ध्यान में रखे। अब जैसे कि इंडिया में जिस तरीके के कपड़े पहने जाते हैं और किसी और कंट्री या फॉरेन कंट्री की बात करें, वहाँ जिस तरीके के कपड़े पहने जाते हैं बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है ना। तो इस तरीके से वहाँ पे यहाँ जो चीज़ें बिकती है वो वहाँ नहीं बिकती, वहाँ जो चीज़ें बिकती है वो यहाँ नहीं बिकती। ठीक है, तो वो क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट भी डिफरेंट है, वहाँ की संस्कृति भी डिफरेंट है। ठीक है, तो इसीलिए वहाँ के मर्चेंडाइज़र को अलग चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, यहाँ के मर्चेंडाइज़र को अलग चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। कपड़ों और परिधान निर्माण के ज्ञान का उपयोग करते हुए फैशन व्यापारी डिज़ाइनर द्वारा तैयार किए गए परिधान को ले लेता है और इसके उत्पादन का श्रेष्ठ तरीका ढूंढता है, ताकि जिससे इसका मूल्य और इसकी बाज़ार में कैसे मार्केट में कैसे उसे बेचना है उस चीज़ को वो कंट्रोल कर सके। ठीक है, तो मतलब ज़्यादा उसके ऊपर बर्डन उसकी पॉकेट पे ज़्यादा ना पड़े। ठीक है, ये समझ आया मैन्युफैक्चरिंग का रोल मर्चेंडाइजिंग में? आया समझ कि गायब हो गए सब? पक्का आ गया ना? ठीक है, डाउट है तो उसी टाइम पूछ लो। हाँ बोलो। बेटा अब जैसे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का मतलब कि कई कई चीज़ें आप देखोगे कि इंस्पायर्ड होती है। जैसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं एम्ब्रॉयडरी का। ठीक है, आप देखते हो ना कि, और जैसे कि क्लोथिंग का है, जैसे बनारसी कपड़े जो है, बनारसी साड़ियाँ जो है, उनका अपना अलग ही ग्रेस होती है ना। तो वो चीज़ को लोग अभी भी चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से हम बचा के रखें। तो वो नॉलेज उसके बारे में कि उनको पता होना चाहिए कि कैसी एम्ब्रॉयडरी, चिकनकारी है, चिकन का वर्क जो होता है वो अभी तक पॉपुलर है इतना। क्यों? क्योंकि वो लोगों ने अभी तक वो लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, उस डिज़ाइन को, उस आर्ट को। ठीक है, तो उस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का उस सेंस में बताया गया है। ठीक है, कि वहाँ कैसी चीज़ें पसंद की जाती हैं। लोग इंस्पायर्ड ही हम सब अपने इंसिस्टर से थोड़े थोड़े इंस्पायर्ड होते, उन्हीं की जीन्स है हमारे अंदर। उन्होंने कई कई चीज़ों की डिस्कवरी करी। अब ताजमहल है, ताजमहल को अभी तक हम जाते हैं देखने, क्योंकि वहाँ उसमें जो आर्ट और क्राफ्ट को शो किया है वो हम अभी तक अप्रिशिएट करते हैं। लोग बाहर से भी आकर अप्रिशिएट करते हैं। तो इसी तरीके से उन्होंने, हाँ जैसे हम, अब आप फैब्रिक चेंज करोगे, आप डिज़ाइन का कुछ ना कुछ आप इंस्पिरेशन लेते ही रहते हो ना। मैंने आपको जैसे सिंपली बताया था कि कई बार जैसे जो बोलते हैं हाई वेस्ट जीन्स या हाई वेस्ट पैंट्स जो थी, आप देखोगे कि 70s 80s में भी पॉपुलर थी, है ना। अब धीरे धीरे फिर से वह पॉपुलर होते जा रही हैं, है ना। तो वो उसमें पर हमने क्या किया, फैब्रिक का टाइप चेंज कर दिया, थोड़ा सा उसमें डिज़ाइन में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर दी। तो इस तरीके से हमें उसके बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है कि कब कौन सी पुरानी चीज़ फैशन में आ जाए, ट्रेंड में आ जाए, लोग पसंद करने लग जाए, हम डिसाइड नहीं कर सकते। तो वो चीज़ कब इंट्रोड्यूस करनी है, कौन सी पॉपुलेशन को पसंद आ रही है, तो वो चीज़ मर्चेंडाइजर कंट्रोल करते हैं। ठीक है, कंटिन्यू करें आगे। ठीक है, आगे नेक्स्ट है बाइंग। बाइंग बिकम्स अ पार्ट ऑफ फैशन मर्चेंडाइजिंग व्हेन अ मर्चेंडाइजर बाइज फैशन आइटम टू बी प्रेजेंटेड इन अ स्टोर। अब वो किसी उसको अगर खरीदना पड़ जाए किसी मर्चेंडाइजर को उसके लिए अपने स्टोर में रखने के लिए, अ फैशन मर्चेंडाइजर मस्ट बी अवेयर ऑफ द टारगेट मार्केट फॉर द फैशन आइटम एंड ऑल्सो बी वेरी वेल वर्स्ड इन फैशन ट्रेंड एनालिसिस
एंड फोरकास्टिंग। दिस अलाउज फॉर मोर एक्यूरेट ऑर्डरिंग। अब मैंने जैसे लास्ट टाइम भी आपको बताया था, कई बार क्या होता है कि मर्चेंडाइजर जो होते हैं वो अगर अपना स्टोर एस्टैब्लिश कर रहे हैं तो कुछ आइटम्स उन्हें दूसरी जगहों से भी खरीदने पड़ जाते हैं। ठीक है, हर चीज़ वो लोग अपने आप मैन्युफैक्चर नहीं कर पाते, तो वो चीज़ जो वो खुद नहीं मैन्युफैक्चर कर रहे तो वो क्या वो उन्हें बाहर से खरीदनी पड़ रही है, तो अमाउंट डिसाइड करना बहुत ही ट्रिकी टास्क होता है, क्योंकि कब कौन सी चीज़ किसकी साइकिल, जैसे हमने कर्व देखा, अब वो कर्व क्या हमने तो जो है उसका एरिया आपने देखा बहुत चौड़ा था, अब वो कर्व थोड़ा स्टीप भी और पतला भी हो सकता है, वो कर्व टाइम जो है वो और कम समय के लिए भी हो सकता है। हमारा तो बहुत ज़्यादा लंबा टाइम दिया था ना हमने, तो उसमें कर्व के अगर आप एक्स एक्सिस देखोगे नीचे का बॉटम, बहुत लंबा टाइम ड्यूरेशन था उस कर्व में। वो हो सकता है वो कर्व जो है वो बिल्कुल ही छोटे टाइम के लिए, 1 साल के लिए, 5 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 2 महीने के लिए कम कम भी हो सकता है वो, है ना। तो इस तरीके से वो कितने समय तक चलेगा, कितने समय तक वो चीज़ पॉपुलर रहेगी नहीं रहेगी, वो चीज़ का ध्यान रखना और उस हिसाब से कोई चीज़ ऑर्डर करना, उसको अपने स्टोर में रखना, उस पर पैसे खर्च करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इसके लिए उन्हें बहुत एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। और क्योंकि हम वेदर फोरकास्ट की तरह नहीं है कि हमने देखा कि और हमें पता चल गया कि हाँ आज बारिश होनी है, आज ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरीके से कब क्या लोगों को क्या पसंद आने लगे, क्या नापसंद कब होने लगे, हम नहीं गैस कर सकते। तो इसीलिए वो चीज़ का ध्यान रखना, उसके लिए बहुत ज़्यादा वो दूरदृष्टि की ज़रूरत पड़ती। दिस अलाउज फॉर मोर एक्यूरेट ऑर्डरिंग, और फिर उस हिसाब से उन्हें एक्यूरेट ऑर्डरिंग करनी पड़ेगी, बिकॉज बाकी का सारा जो स्टॉक है, एक बार फैशन चला गया सारा स्टॉक जो है वो वेस्ट हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। A fashion merchandiser working with a designer will once again offer expertise to the designer on textile and fabric, और उसको ये चीज़ का टेक्सटाइल और डिज़ाइनर की भी नॉलेज, उसको डिज़ाइनिंग की भी नॉलेज होनी इसको ज़रूरी है जो डिज़ाइनर के साथ काम कर रहा है, क्योंकि उसे पता होना चाहिए कि कैसा स्टाइल जो है लोग पसंद करेंगे, कैसा नहीं पसंद करेंगे, कैसे काम को लेके कंप्लेंट्स आएंगी। ठीक है, तो इस चीज़ के जो भी आप अपने वहाँ पे रख रहे हो, अपने स्टोर में कोई भी आइटम आप रख रहे हो, उसके बारे में आपको थरो नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, समझ आया बाइंग वाला पोर्शन। हिंदी वालों के लिए एक बार देखते, क्रय फैशन व्यापार का बेटा कंप्लेंट आप देखोगे, आप स्टोर हैंडल कर रहे हो, आप देखते हो ना रिटर्न पॉलिसीज होती हैं हर स्टोर में, आप किसी भी मॉल में जाओगे रिटर्न पॉलिसीज होती है ना कि अपन रिटर्न कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, जो भी है। अब वो चीज़ जो एक बार रिजेक्ट हो गया मटेरियल, तो वो तो उनको वापस करना पड़ेगा, वो या तो वो वेस्ट हो जाएगा, तो लॉस होगा उनको। तो वो चीज़ को बाकी समझ होना, उसको आइडेंटिफाई करना कपड़े को कि वापस ना आए हमारे पास, तो ये चीज़ भी की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, क्रय क्रय फैशन व्यापार का हिस्सा बन जाता है जब एक व्यापारी फैशन की सामग्री दुकानों में रखने के लिए खरीदता है। एक फैशन व्यापारी को फैशन की वस्तुओं के लिए लक्षित बाजार की जानकारी अवश्य होनी चाहिए, और साथ ही उसे फैशन प्रवृत्ति विश्लेषण और पूर्वानुमान लगाने में बहुत निपुण होना चाहिए। इससे अधिक सही ऑर्डर दिया जा सकता है। एक डिज़ाइनर के साथ मिलकर कार्य करने वाला फैशन व्यापारी एक बार फिर वस्त्र निर्माण और वस्त्रों के विषय में डिज़ाइनर को अपनी विशेषज्ञता प्रदान कर सकेगा। ठीक है, तो ऐसा वो उसको डिज़ाइनर से ज़्यादा नॉलेज होनी ज़रूरी है, बिकॉज सारा का सारा जो एक्सपेंसेस जो है वो इंसान उठा रहा है। ठीक है, डिज़ाइनर एक डिज़ाइन पेपर पे बनाएगा, बट वो जो है वो उसको रियलिटी में ला के वो आगे बेचेगा, तो इसीलिए उसको वो चीज़ की नॉलेज होना, उसका सब कुछ उस पर दाव पे लगा होता है, तो उसको उस चीज़ की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। In the event that a fashion merchandiser is working for a designer promoting the designer's product to store that may want to buy large quantities is a number one priority role। यानी कि अब अगर मान लीजिए कि किसी ने अपने दुकान पे कोई सामान रख लिया पर वो उसकी ऐड नहीं कर रहा, प्रमोट नहीं कर रहा, लोगों को उसके बारे में जानकारी नहीं मिल रही, तो कोई भी खरीदने कैसे आएगा, है ना। तो इसीलिए उस चीज़ को प्रमोट करना कि हाँ हमारे यहाँ पे वो चीज़, आपको जो चीज़ की ज़रूरत है वो हमारे स्टोर में आपको मिल जाएगी,
तो ये प्रमोशन करना भी बहुत ज़रूरी होता है। अब आप देखोगे, आप जिस भी कपड़े की दुकान पे जाते हो, वो अपने क्या करते हैं, वो मैनिक्विन बाहर लगा देते हैं। उनका जो सबसे वो जो होता है अच्छा मटेरियल होता है, या कोई जो सबसे पॉपुलर चीज़ होती है, वो बाहर मैनिक्विन लगा के उसको पहना देते हैं ताकि लोग अट्रैक्ट हो। इसके अलावा लोग आजकल होर्डिंग्स लगाते हैं, पोस्टर्स लगाते हैं मेट्रो में, बड़े जहाँ जहाँ जितने ज़्यादा लोग होते हैं, जितने ज़्यादा एक्सपेंसिव है चीज़, या जितनी ज़्यादा लोगों के रेंज है ख़रीदने की या बेचने की, उतने ज़्यादा वो और पॉपुलैरिटी के मीडियम ढूंढ लेते हैं। आप देखोगे टीवी में स्टोर्स की ऐड आती रहती है ना, तो वो इसी तरीके से अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको आगे मार्केटिंग करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए प्रमोशन भी बहुत ज़रूरी है। पहले तो हमने नॉलेज के बारे में बात की, अब जो है इसमें प्रमोशन का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। अदरवाइज लोगों को नहीं, लोग आएंगे कैसे, लोगों को अट्रैक्ट करने का एक ही मीडियम है ताकि लोगों को उसके बारे में अवेयर करें। नॉट ओनली इज़ द फैशन मर्चेंडाइजर रिक्वायर्ड टू हैव अ क्रिएटिव माइंड एंड स्ट्रॉन्ग विजुअल मर्चेंडाइजिंग स्किल्स, प्रोडक्शन स्किल्स मस्ट बी शार्प एज वेल। तो उसके प्रोडक्शन स्किल भी जल्दी प्रोडक्शन भी होना ज़रूरी है। फैशन मर्चेंडाइजिंग promotes a designer's item through the use of fashion shows where creation and visual effects are exaggerated to capture the attention of potential buyer। जैसे मैंने अभी बात बताई थी आपको शुरुआत में कि फैशन शोज़ के थ्रू लोग क्या करते हैं, आगे लोगों को प्रमोट करते हैं, एग्जैजरेट करके दिखाते हैं अपनी चीज़ें, लाइट्स ऐसी यूज़ करते हैं या कुछ लाइटिंग्स ऐसे यूज़ करके, बैकग्राउंड ऐसा यूज़ करके वो प्रोडक्ट को और हाईलाइट करने की कोशिश की जाती है ताकि, और ये प्रमोशन का ही एक तरीके का हिस्सा होता है। एडिशनली फैशन मर्चेंडाइजर सीक आउट द टारगेट मार्केट फॉर अ डिज़ाइनर्स क्लोथिंग सच एज चिल्ड्रंस क्लोथिंग स्टोर, डिपार्टमेंटल स्टोर और डिस्काउंट रिटेलर्स। ठीक है, तो उसके अलावा जो है फैशन मर्चेंडाइजर अलग अलग मार्केट ढूंढते हैं, जैसे कि बच्चों के स्टोर्स होंगे, बच्चों के कपड़े होंगे, बच्चों के स्टोर्स में भेज जाएंगे। जो डिपार्टमेंटल दूसरे स्टोर्स होते हैं कि कौन इंसान कैसे, जिनको सेल वाला मटेरियल चाहिए वो डिपार्टमेंटल स्टोर जाएगा, जिनको डिज़ाइनर महंगे कपड़े चाहिए वो मॉल्स वगैरह में जाएगा। ठीक है, जिनको डिस्काउंटेड चीज़ें चाहिए वो रिटेल स्टोर, चांदनी चौक ऐसी जगह पे जाएगा, करोल बाग, यहाँ पे रिटेलर्स के स्टोर्स होते हैं। ठीक है, द फाइनल कंपोनेंट ऑफ फैशन मर्चेंडाइजर इज सेलिंग, बेचना। इसके लास्ट जो चीज़ होती है वो बेचना, सेल करना। A fashion merchandiser who work with a designer is responsible for selling fashion items to store, which then sell to consumers। और फिर उसके पहले स्टोर्स में वो बेचता है और फिर वो स्टोर वाले जो हैं वो कंज्यूमर को बेचते हैं। अगेन द मर्चेंडाइजर must have an idea about forecasting and market trends to give recommendation regarding production of an item। Creativity is important because merchandiser must offer suggestions on how to display the item within the store। When a fashion merchandiser works for a retail store, responsibilities include buying and presenting fashion item within the store। अभी हमने प्रमोशन में ही कवर अप कर लिया था ये, बट इसमें भी हमने स्टोर का ही एग्जांपल दिया कि स्टोर में किस तरीके से आप लोगों को अट्रैक्ट करोगे, कैसे उस चीज़ को प्रेजेंट करोगे ताकि लोग जो है वो आए। तो सेलिंग तभी होगी जब उस चीज़ की प्रमोशन होगी। ठीक है, तो किस तरीके से सेल करना है, कैसे मार्केट के ट्रेंड है, कौन सी चीज़ लोगों को अट्रैक्ट कर रही है, उस चीज़ को हाईलाइट ज़्यादा करिए। जो चीज़ लोगों को आपके आउटडेटेड हो गई या उनको किसी तरीके से और रिवैम्प करके आप अलग तरीके से शो करिए। तो ये भी ट्रेंड भी का एक उसके अंदर स्किल होनी ज़रूरी होती। ठीक है, फिर हिंदी का संवर्धन। जब फैशन व्यापारी डिज़ाइनर के लिए काम करता है तब उसकी पहली वरीयता यह होती है कि वह डिज़ाइनर के उत्पादन को उन दुकानों तक पहुंचाए जो उसे अधिक मात्रा में खरीदना पसंद कर सकते हैं। यानी कि जो जैसे कपड़े जैसे लोग खरीदेंगे, जैसे कि आप सिंपली देखो कि अगर वेडिंग सीज़न है तो आप ऐसे शो कर दोगे कि ऐसे ब्रांड्स को दोगे जो कि इस चीज़ के लिए पॉपुलर हैं। आपको कैजुअल कपड़े के बारे में दे तो आप ऐसे स्टोर्स को बेचोगे जो कि ये ऐसे प्रोडक्ट्स रखते हैं। ठीक है, एथनिक कपड़े हैं, इंडियन कपड़े हैं, सूट्स हैं, साड़ीज़ हैं, वो आप ऐसे स्टोर्स में भेजोगे जहाँ पे जो इस चीज़ के लिए पॉपुलर है, जो कि फेमस, जो आराम से वो चीज़ बेच सकते हैं। फैशन व्यापारी को न केवल रचनात्मक मस्तिष्क और प्रबल व्यापारिक कौशलों की दृष्टि में आवश्यकता होती है,
बल्कि उसके उत्पादन कौशल भी तेज होने चाहिए, और मतलब जल्दी जल्दी प्रोडक्शन करना चाहिए, धीरे धीरे नहीं करनी चाहिए, जैसे कि कंज्यूमर की जो डिमांड है वो फुलफिल होती रहे। ऐसा ना हो कि आपको कोई चीज़ चाहिए, आप उनको 2-3 महीने वेट करवा रहे हो। फैशन व्यापारी डिज़ाइनर द्वारा तैयार परिधानों को फैशन प्रदर्शनों द्वारा बढ़ावा देते हैं, जहां रचनाएं और उनके दृश्य प्रभाव संभावित ग्राहकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त फैशन व्यापारी डिज़ाइनर के कपड़े के लिए लक्षित बाजार ढूंढते, जैसे बच्चों के कपड़ों की दुकानें, विभागीय दुकानें या छूट देने वाली दुकान। विक्रय यानी कि सेलिंग, फैशन व्यापार का अंतिम घटक विक्रय है। अल्टीमेटली हम जो भी चीज़ बना रहे हैं वो हम बेचने के लिए बना रहे हैं। एक फैशन व्यापारी जो एक डिज़ाइनर के साथ काम करता है, दुकानों को फैशन की वस्तुएं बेचने के लिए उत्तरदायी होता है, और दुकानें वह माल ग्राहकों को बेचती है। तो यानी कि जो है डिज़ाइनर जो है वो मर्चेंडाइज़र को का साथ करता है, मर्चेंडाइज़र दुकानों में बेचेगा और दुकानें लोगों को बेचेंगी। इसके लिए भी व्यापारियों को पूर्वानुमान और बाजार की प्रवृत्ति का ज्ञान होना चाहिए, जिससे वह वस्तुओं के उत्पादन की अनुशंसा कर सके। सृजनात्मकता महत्वपूर्ण होती है, जिससे व्यापारी यह सलाह आवश्यक दे सके कि दुकानें वस्तुओं को कैसे प्रदर्शित किया जा सकता है। जब फैशन व्यापारी एक खुदरा दुकान के लिए काम करता है तो उसके उत्तरदायित्व में वस्तुओं को खरीदना और दुकान में सजाना भी शामिल होता है। क्योंकि अगर इसको सही तरीके से नहीं डिस्प्ले करोगे, सही तरीके से नहीं रखोगे, तो लोग वहाँ पे नहीं आएंगे। आप ही बताइए, आप जब कभी कोई दुकान पे जाएंगे, कोई सामान खरीदने जाएंगे, आपको पता पहले चलेगा कैसे जो सामान आपको चाहिए वो वहाँ पे अवेलेबल है या नहीं, अनलेस अनटिल वो उसको सही तरीके से डिस्प्ले करते हैं या नहीं करते, है ना, तभी पता चलता है ना। अभी के लिए ना इतना ही रखते हैं, 1 घंटा भी क्लास का हो चुका है, और ज़्यादा एक्सटेंड करूँगी तो किसी को इंटरेस्ट ही नहीं होगा सुनने में। तो आज हम इतना ही करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू करेंगे। रिटेल स्टोर जो कि जहाँ पे आपको जैसे कि अलग अलग तरीके के कपड़े एक जगह पे आपको मिल जाते हैं, रिटेल, और जो कि आपको डिस्काउंट देते हैं, वो रिटेल स्टोर होते हैं। हाँ, जैसे कि सिंपल आपका रिटेल आप मॉल्स में आपको जाते हो, आपका अलग अलग आपको ब्रांड नेम्स मिलते हैं, आपको बाद में 50% डिस्काउंट, 70% डिस्काउंट। वहाँ पे आपको नीचे जो आपको मेंस का डिपार्टमेंट भी मिल जाएगा, आपको जेंट्स का डिपार्टमेंट भी, सॉरी फीमेल भी मिल जाएंगे, बच्चों का भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो आप जो है जैसे कि उसके बाद जो है वहाँ से भी लोग बल्क में सामान लेके आगे छोटी छोटी और दुकानों में भी बेचते हैं। ठीक है, और किसी को कोई डाउट है? ओके, एक बार दोबारा से अटेंडेंस ले लेते हैं। जिन बच्चों ने बेटा प्रिंस, हाँ एक बार अटेंडेंस कंफर्म कर लेती हूँ मैं, फिर उसके बाद आप छोड़ देना, कोई इसके अलावा कोई नहीं है। 12th A के बच्चे संजना है, अपर्णा, कृतिका, संध्या, संध्या नहीं है, किसका नाम था कि कौन है, नाम बोलो बेटा अपना। अच्छा, श्वेता की जगह संध्या का लिखा गया। अच्छा ठीक है, मैंने सही कर दिया। लक्ष्मी, प्रिंसी, ललिता, अंजलि, और कोई है 11th 12th A का? स्तुति, हाँ बोलो बेटा। क्लास आपकी 1 o'clock होती है। आज मुझे स्कूल जाना था, तो स्कूल में नेटवर्क इशू आता है, इसलिए मैंने 4 बजे की क्लास ली थी।
हाँ सॉरी 12 o'clock, 12 o'clock सॉरी, आपकी 11th की होती है 1 o'clock, आपके 12 o'clock। आपकी होती है वेंसडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, थर्सडे टेस्ट होता है। और अगर कोई चेंजेस होते हैं टाइम में तो मैं आपको एडवांस में इन्फॉर्म कर देती हूँ। वैसे तो मैं एक दिन पहले ही इन्फॉर्म कर देती हूँ जब क्लास होती है तो। बट अगर 12 बजे क्लास होगी आपकी, 12th की 12 बजे होती है, 11th की 1 बजे होती है। और आपकी होती है वेंसडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, थर्सडे टेस्ट। ठीक है। 12th एच में पूजा कुमारी 4 रोल नंबर है कि नहीं है? 18 पूजा, 12th एच। तन्नू 32 रोल नंबर। हाँ हो गया। अमीशा 57। इसके अलावा कोई 12th एच का है? बोलो। 13। ठीक है। हाँ हो गया 18 तो आपका लग गया। और कोई है? हाँ हो गया। और बेटा बोला ही नहीं आपने निकिता। हो गया। और कोई है आज का? बेटा म्यूट कर लो। हाँ लग गया निकिता। और कोई 12th एच का? 12th एच का और कोई है? ट्वेल्थ एच का और कोई है? बेटा म्यूट कर लो पूजा। और कोई है 12th एच का? नहीं है। ओके। फिर है 12th बी से। 12th बी से 3 ही बच्चे हैं। मुस्कान है? मुस्कान, दिव्या, तबस्सुम, तीनों ही नहीं है। पीयूषी रोल नंबर बताना। पीयूषी पीयूषी रोल नंबर बताना अपना। 10 पीयूषी। ठीक है। और सुरभि रोल नंबर बताना। रोल नंबर बोलो। 49। ओके हो गया। सुरभि हो गया। और कोई है 12th बी से? नहीं है। ओके। 12th आई से कोई है? मुस्कान। ठीक है कोई नहीं, आपकी लगी हुई है। और कोई है 12th आई से? कौन कौन आया? एक मिनट। 12th आई से 53 रोल नंबर ममता है? नहीं है। 12th जी 12th जी से हाँ 12th जी से संतोष है? नहीं है। कविता, सलोनी, शिबा। ओके शिबा। अफसाना, नशरा, रब्बो, मुस्कान। इनके अलावा कोई है 12th जी से? एक एक करके बोलो बेटा। रोल खुशबू रोल नंबर बोलो।
ठीक है, खुशबू है और प्रियंका रोल नंबर 65, ठीक है। और संतोष रोल नंबर 5 तो बोल दिया था ना मैंने। बोल दिया। सिमरन रोल नंबर 20, ठीक है। और कोई है? याचना, ठीक है, याचना हो गया। उर्मिला रोल नंबर बोलो। ये रहा। मिल गया। और कोई है? रोल नंबर बोलो। 46, ठीक है। और कोई है? 12th जी का। चलो, ओके डन। फिर सबकी अटेंडेंस हो गई है।